हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स आईपीओ के बारे में। तो इस आईपीओ के अलॉटमेंट जिन जिन को भी हुए हैं उनके लिए आज का ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं एक अचूक लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी। और सबसे खुशी की बात तो ये भी है कि जो इसका जीएमपी लगातार टूट रहा था, अब उसमें एक बड़ी तेजी आ गई है। और उस तेजी की वजह से कल लिस्टिंग के दिन में एक लॉट साइज पर कितने परसेंट के प्रीमियम या फिर कितने परसेंट के प्रॉफिट बन सकते हैं उनको ऊपर डिस्कस करेंगे। और एक बहुत ही अच्छी अपडेट ये भी है कि इस कंपनी ने अडानी और टाटा से एक बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप की है, जिसे भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन दोस्तों, जो यहाँ पर लिस्टिंग का टाइम रहेगा उस टाइम पर ओपन गेम से किस प्रकार से आपको बचना है वो भी यहाँ पर आपको बताएंगे। तो आप जरूर वीडियो का अंत तक बने रहें। आज का ये वीडियो सभी अलॉटमेंट वालों के लिए स्पेशल रहने वाला है। तो जैसा कि दोस्तों, अगर आपको यहाँ पर अलॉटमेंट हुआ है तो उन शेयरों के ₹2 पर शेयर देख सकते हैं, फेस वैल्यू रखी गई है। और इशू प्राइस बैंड देख सकते हैं, यहाँ पर है ₹754 का जो फाइनल यहाँ पर प्राइस था, तो उसके भाव में ही आपको यहाँ पर शेयर उपलब्ध कराए गए होंगे, जो कि 19 शेयर आपको दिए जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं टाइमलाइन के अनुसार कल का दिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप देख सकते हैं 29 तारीख को कल इसकी लिस्टिंग होने जा रही है। और शायद उम्मीद है कि सभी को उनका पैसा रिफंड हो चुका है, लेकिन किस किस को नहीं हुआ है एक बार जरूर हमें कमेंट कर बताएं। लेकिन दोस्तों, अब यहां पर बारी आती है कि जब यहां पर दोस्तों कंपनी लिस्ट करती है तो उस टाइम दोस्तों आपको यहां पर सबसे पहले कंपनी का बिजनेस मॉडल, उसके बाद दोस्तों कंपनी की आगे की रणनीति क्या है वो देखनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि कंपनी ने पिछले कुछ सालों में प्रॉफिट और लॉस किस प्रकार से करा है उसका लिस्ट देखना चाहिए। और बैलेंस शीट पर जरूर नजर बना लेनी चाहिए। तो इन यहां पर 4 से 5 बातों के ऊपर हम आपको साथ डिस्कस करेंगे, तो आप जरूर वीडियो के अंत तक बने रहें। और इनके ऊपर ही डिपेंड रहेगी पूरी की पूरी लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर 1988 में जो कंपनी स्थापित हुई थी अटलांटा इलेक्ट्रिकल लिमिटेड कंपनी, ये भारत में बिजली, ऑटो, इन्वर्टर्स, ड्यूटी ट्रांसफार्मर बनाती है। तो ट्रांसफार्मर का काम दोस्तों बढ़ेगा आने वाले टाइम पर, क्योंकि दोस्तों बिजली के क्षेत्र में एक तो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर एंट्री कर गया है, और उसी वजह से दोस्तों अब इन्वर्टर्स वगैरह और जो यहाँ पर ट्रांसफार्मर्स हैं तो उनकी डिमांड बढ़ जाएगी। 31 मार्च 2025 तक इसके उत्पादन पोर्टफोलियो में 6 प्रकार के ट्रांसफार्मर, बिजली, इन्वर्टर, ड्यूटी, फर्नेस, जनरेटर और विशेष ड्यूटी ट्रांसफार्मर शामिल है। तो ये दोस्तों कंपनी का पोर्टफोलियो है जिसे दोस्तों कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। और देख सकते हैं 19 राज्यों और 3 टेरिटरी यूनियंस, मतलब कि 3 केंद्र शासित प्रदेशों में कंपनी के ग्राहक हैं जो फैले हुए हैं, और उनको ये कंपनी सेवाएं प्रदान करती है। जैसा कि आप देख सकते हैं 4400 ट्रांसफार्मर है, कुल 94,000 MVA यहां पर क्षमता देते हैं। और राज्य और राष्ट्रीय ग्रिड निजी कंपनियां हैं, और प्रमुख नवीनीकरण ऊर्जा परियोजना में कंपनी आपूर्ति कर रही है। तो दोस्तों राष्ट्रीय कंपनियां और जो राष्ट्रीय ग्रिड कंपनियां हैं और निजी कंपनियां हैं, तो इनमें दोस्तों कई कंपनियां तो ऐसी भी हैं जो बहुत ही बड़ी दिग्गज हैं, और उनको दोस्तों एक कंपनी अपनी सेवाएं उपलब्ध कराती है। और कंपनी देख सकते हैं 5 विनिर्माण संयंत्र संचालित करती है, जिनमें से 4 चालू हैं, और जो आप देख सकते हैं 2 तो अनद गुजरात में है और 1 बेंगलुरु और कर्नाटक में है। जबकि वडोदरा इकाई 2025 में उत्पादन अपना उसने भी शुरू कर दिया है। तो ये दोस्तों इस कंपनी का यहाँ पर फ्यूचर है, या फिर दोस्तों कंपनी के बिजनेस मॉडल है, जो दोस्तों शायद आपको पता लग ही गया होगा कि कंपनी करती क्या है, और आने वाला फ्यूचर इसका ब्राइट रहेगा। लेकिन कुछ एक्सपर्ट है, देख सकते हैं यहाँ पर आनंद राठी रिसर्चर है, जिसने एक आईपीओ नोट में कह दिया है कि कंपनी काफी मूल्यवान है, और इसी वजह से इसे लॉन्ग टर्म की रेटिंग इन्होंने यहाँ पर प्रोवाइड की। क्योंकि कंपनी के अंदर देख सकते हैं यहाँ पर पोर्टफोलियो है वो दोस्तों काफी अच्छा आउटलुक प्रदर्शित कर रहा है, जिसकी वजह से कंपनी आने वाले टाइम पर अपने मजबूत फंडामेंटल, ऑर्डर बुक और रणनीति है, तो उनके अनुसार दोस्तों कंपनी एक बहुत ही अच्छा दीर्घ विस्तार यहां पर कर दिखा सकती है। तो ये दोस्तों आनंद राठी की भी देख सकते हैं एक बड़ी भविष्यवाणी है। लेकिन अब मेन बात आती है कि कंपनी आखिर देख सकते हैं यहां पर करती क्या है, और सॉरी यहां पर बता ही दिया है क्या करती है, लेकिन उसके अनुसार भी आप देख सकते हैं इसका कुछ और ओवरव्यू। कंपनी आप देख सकते हैं यहाँ पर पावर ट्रांसफॉर्मर्स बनाती है, और उनमें देख सकते हैं यहाँ पर 200 मेगा वोल्ट एम्पियर के बनाती है। और जो आप देख सकते हैं 4400, ये तो मैंने अभी बताए हैं। और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर कंपनी का पोर्टफोलियो ऑटो ट्रांसफॉर्मर्स है, उसके बाद इन्वर्टर, ड्यूटी ट्रांसफॉर्मर, फर्नेस ट्रांसफॉर्मर और पावर ट्रांसफॉर्मर, जनरेटर ट्रांसफॉर्मर, स्पेशल ड्यूटी ट्रांसफॉर्मर। तो ये 5-6 प्रकार के देख सकते हैं कंपनी ट्रांसफॉर्मर बनाती है। उसके आगे आप देख सकते हैं कंपनी की जो प्रोडक्ट फैसिलिटी है वो आप देख सकते हैं, मैंने अभी बताया है गुजरात वगैरह 4-5 यहां पर राज्यों के अंदर फैली हुई है।
उसके बाद आप देख सकते हैं सबसे बड़ी बात जो मैंने थंबनेल पर लिखी है, अडानी और टाटा से पार्टनरशिप है। तो क्लाइंट में आप देखेंगे तो दोस्तों क्लाइंट लिस्ट में तो यहीं पर दोस्तों ये बात आपको निकल कर आएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं द कंपनी हैज रिलेशंस विद पेयर्स इन द ट्रांसफॉर्मर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन रेवेन्यू रिन्यूएबल एनर्जी एंड मोबिलिटी सेक्टर। तो दोस्तों जो कंपनी है ये ट्रांसफॉर्मर तो बनाती है लेकिन उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है और साथ ही रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर भी कंपनी जल्द से जल्द यहां पर अपना अपडेट ला भी चुकी है और लाएगी भी। लेकिन कंपनी के पास देख सकते हैं 208 कस्टमर हैं, जो कि आप देख सकते हैं एक तो सबसे बड़ी कंपनी है गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन, उसको ये कंपनी ट्रांसफॉर्मर और जो भी उपकरण है वो प्रोवाइड कराती है। लेकिन अब आप देख सकते हैं यहाँ पर अडानी ग्रीन एनर्जी और टाटा पावर, तो ये अडानी ग्रीन एनर्जी है ये दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के ऊपर कारोबार कर रही है और इसी वजह से दोस्तों इस कंपनी की डिमांड काफी हाई हो जाती है अटलांटा इलेक्ट्रिक की। और टाटा पावर भी दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर पर अपना दबदबा बना रही है। तो ये दोस्तों कुछ ऐसे अपडेट्स थे जिनकी वजह से कंपनी का दोस्तों बहुत ही अच्छा अपडेट चल रहा है। लेकिन दोस्तों आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं यहाँ पर क्लाइंट बेस्ड जो रिवेन्यू है वो आप देख सकते हैं 29% तो ये गुजरात की जो कंपनी है इससे आ रहा है। उसके बाद अडानी से देख सकते हैं अडानी से देख सकते हैं करीब करीब यहाँ पर 10% के आसपास रेवेन्यू कंपनी जनरेट करी है। तो आने वाला टाइम जो होगा वो दोस्तों अडानी से सबसे ज्यादा यहाँ पर जनरेट करने का हो सकता है। लेकिन दोस्तों बात आती है कंपनी के फंडामेंटल के ऊपर। जैसा कि आप देख सकते हैं कंपनी के फंडामेंटल के अनुसार इस कंपनी का जो आरओसी है वो 50% है और आरओई जो यहाँ पर 40% के आसपास देखने मिल रहा है। मतलब कि दोस्तों जो कंपनी कमा रही है, जो फंड यहाँ पर कमा रही है, उसी फंड को एफिशिएंसी तरीके से यूज कर अपने बिजनेस को बढ़ाती दिखाई दे रही है और जिसकी वजह से देख सकते हैं कंपनी का फंडामेंटल भी काफी स्ट्रॉन्ग इस टाइम बनता दिखाई देगा। हालांकि जो प्रमोटर की होल्डिंग है इस कंपनी के अंदर वो 87% है, जिसकी वजह से कंपनी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर बन रही है। आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर कंपनी की यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस का लिस्ट देख सकते हैं 2020 से लेकर और 2025 का है। तो इसमें दोस्तों कंपनी पहले तो 13 करोड़ का प्रॉफिट दे रही थी, लेकिन अब आप देख सकते हैं 119 करोड़ का प्रॉफिट दे रही है। मतलब कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी के बढ़ रहे हैं 8% से 16, मतलब कि डबल हो चुके हैं। उसके बाद कंपनी का बैलेंस शीट आप देखेंगे तो कंपनी का बैलेंस शीट में एक तो कर्जा जो 65 करोड़ का है वो 141 करोड़ का हो गया है। तो कंपनी दोस्तों वैसे कर्जे को चुका भी रही है, जैसे कि यहाँ पर 65 करोड़ से 56 करोड़ रहेगा, फिर बढ़ गया और ये देख सकते हैं फिर 49 करोड़ रहेगा, लेकिन अब फिर से बढ़ गया है क्योंकि कंपनी अपने व्यापार को बढ़ा रही है। लेकिन दोस्तों आप इस कर्जे पर न जाकर आप इस कंपनी के नेटवर्थ को देखते हैं, लाइबिलिटी एसेट को देखते हैं, तो आप देख सकते हैं 380 करोड़ से 866 करोड़ हो गया है। तो कंपनी दोस्तों अपने वैल्यूएशन से बढ़ा रही है जिसकी वजह से कंपनी का नेटवर्थ बढ़ रहा है। तो देखा जाए तो ये कंपनी के दोस्तों ऐसे अपडेट्स थे जिन्हें देखकर यहाँ पर जो लॉन्ग टर्म पर्पज वाले हैं तो उनके लिए काफी अच्छा अपडेट रहेगा। लॉन्ग टर्म पर्पज की आप सोच सकते हैं और आनंद राठी ने भी दोस्तों लॉन्ग टर्म की रेटिंग यहाँ पर प्रोवाइड कराई थी। लेकिन जो शॉर्ट टर्म वाले हैं और जो मीडियम टर्म वाले हैं वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी सलाह लेने के बाद कल लिस्टिंग पर अपना अपडेट ले सकते हैं। लेकिन अब बात आती है कि जीएमपी किस प्रकार से ट्रेंड कर रहा है। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं इसका जीएमपी जब ये अपडेट में आया था ये आईपीओ तो उस टाइम 144 के आसपास था, वहां से टूटकर कंपनी फिर देख सकते हैं अपना जीएमपी यहां पर ला चुकी है 116 रुपए पर और फिर 95 रुपए पर। लेकिन 95 के बाद आप देख सकते हैं 100 रुपए और फिर 115 रुपए पर आ गया है। तो दोस्तों थोड़ी देर पहले यहाँ पर ये जीएमपी 115 पर ही था, लेकिन अब आप देख सकते हैं फिर से इसमें गिरावट हुई है थोड़ी बहुत। लेकिन सबसे अच्छी बात तो ये रही कि यहाँ पर 95 के बजाय ये 100 प्लस यहाँ पर कारोबार कर रहा है इसका जीएमपी। तो अब यहाँ पर दोस्तों 754 रुपए पर न खुलकर ये इस जीएमपी के अनुसार करीब 861 के यहाँ पर एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस दिखा रही है जो 15% के आसपास है। तो 15% के अनुसार 2033 रुपए के एस्टिमेटेड प्रॉफिट इस कंपनी के ऊपर बनते दिखाई दे रहे हैं जिनको अलॉटमेंट हुआ है। तो लेकिन दोस्तों ये जीएमपी है जो बदल भी सकता है अभी कल लिस्टिंग के टाइम पर, या फिर ये भी हो सकता है कि इस वाले रेट पर यहाँ पर इस वाले जीएमपी के अनुसार कंपनी लिस्ट ही ना करे। यहाँ पर ये भी हो सकता है 107 के बजाय 200 रुपए पर हो जाए, हो सकता है कि दोस्तों 100 से भी नीचे लिस्ट कर जाए। तो ये दोस्तों कैसा भी यहाँ पर हो सकता है इसका प्रीमियम। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कंपनी लिस्ट कैसे करती है। तो दोस्तों जो 9 बजे 9:30 बजे से और 10 बजे का जो टाइम होता है तो उसके अंदर दोस्तों T+1 का एक नियम होता है और उसके अनुसार ट्रेडिंग चालू की जाती है। तो वहां पर 9:30 से और 10 के बीच में सिर्फ डिलीवरी ट्रेड आप कर सकते हैं, अपने ऑर्डर लगा सकते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आपने यहाँ पर दोस्तों अलॉटमेंट पाया है तो वो तो यहाँ पर ऑफकोर्स बात यही है कि वो सेल करेंगे, लेकिन जिनको अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो वो यहाँ पर दोस्तों खरीदारी भी तो कर सकते हैं। तो उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर आधे घंटे का टाइम दिया जाता है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बिड लगाने के लिए। लेकिन दोस्तों इस आधे घंटे के अंदर जिस रेट पर सबसे ज्यादा सेल बाय किया जाएगा उसी रेट को कंपनी लॉक कर देगी और उसी पर दोस्तों कंपनी लिस्ट कर जाएगी। तो इस प्रकार दोस्तों
कंपनी की लिस्टिंग होती है, जैसे कि यहाँ पर 861 है, इस जीएमपी के अनुसार चलते हैं एग्जांपल के लिए, तो दोस्तों 861 पर जैसे कि सबसे ज्यादा यहाँ पर सेल बाय किया जा रहा है, तो इसी को दोस्तों लॉक कर दिया जाएगा और इसी पर कंपनी दोस्तों लिस्ट कर जाएगी। तो इस प्रकार दोस्तों कंपनी लिस्टिंग करती है। लेकिन बड़े ऑपरेटर गेम से आपको कैसे बचना है एक बार वो भी देख लीजिए। अब जैसे कि दोस्तों इस कंपनी को बहुत ही ज्यादा ओवर सब्सक्राइब किया गया था, लगभग 72 गुना, लेकिन 34,000 करोड़ का अमाउंट हुआ था। तो दोस्तों जिनको यहाँ पर अभी यहाँ पर रिफंड नहीं हुआ है, तो उनको दोस्तों यहाँ पर बता देते हैं कि कंपनी 2 से 3 दिन का टाइम ले सकती है, क्योंकि बहुत ही बड़ा अमाउंट देख सकते हैं 3 दिन के अंदर जब इकट्ठा हुआ है, तो 2 से 3 दिन में दोस्तों रिफंड भी यहाँ पर कर सकती है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि क्यूआईबी कैटेगरी वालों ने 194 यहाँ पर गुना ओवर सब्सक्राइब किया, उसी प्रकार एनएनआई ने किया। अब जैसे कि ये दोस्तों यहाँ पर एक बार में 1-2 लॉट साइज तो भरेंगे नहीं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर कम से कम 500,000 लॉट साइज भरते हैं करोड़ों रुपए की, जिसकी वजह से दोस्तों यहाँ पर इनको 100 लॉट साइज एक बार में मिल जाते हैं। अब जैसे कि दोस्तों इस रेट पर यहाँ पर जैसे कि क्यूआईबी कैटेगरी वालों को 100 लॉट साइज मिल जाते हैं, तो 100 लॉट साइज के अनुसार चले तो दोस्तों करीब उनको यहां पर 2,33,000 रुपए के आसपास के प्रॉफिट हो जाएंगे, 2,03,300 रुपए के। तो अब दोस्तों जब इतना प्रॉफिट होगा तो ये एक झटके से प्रॉफिट बुक करेंगे, और इतना प्रॉफिट बुक करेंगे तो इस वाले रेट से दोस्तों ये कंपनी टूट कर आ सकती है इस जीएमपी के अनुसार। लेकिन दोस्तों ये भी हो सकता है कि ये दोस्तों इससे भी नीचे आ जाए। अगर ऐसा होगा तो दोस्तों ये 100 लॉट साइज फिर से खरीद लेंगे और दोस्तों इस कंपनी के शेयर को यहां पर वापस खींच के ले जाएंगे ऊपर की साइड। तो इस प्रकार दोस्तों ये डबल ऑपरेटर गेम खेलते हैं, एक तो प्रॉफिट ले लेते हैं और सस्ते दामों पर उतने शेयर फिर से यहां पर खरीद लेते हैं। तो इसी जाल में फंसते हैं दोस्तों अपने जैसे छोटे मोटे रिटेलर। अब जैसे कि दोस्तों यहाँ पर 1 लॉट साइज या 2 लॉट साइज अपने जैसे को मिल जाते हैं रिटेलर कैटेगरी वालों को, तो वो यहाँ पर दोस्तों जैसे कि यहाँ पर इतने का यहाँ पर चल रहा है 2000 के आसपास का, अब जैसे कि 1000 रह गया 800 रह गया, तो वो समझेंगे कि यहाँ पर ये और ज्यादा लॉस करा सकता है और उसी वजह से वो सेल कर एग्जिट हो जाते हैं। लेकिन जब ये बड़े ऑपरेटर खरीदते हैं तो उस टाइम ये खरीद नहीं पाते हैं और उनके हाथ खाली के खाली रह जाते हैं। तो इस प्रकार बड़े ऑपरेटर का गेम होता है। लेकिन लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी वालों के लिए मैंने बता ही दिया है किस प्रकार से कंपनी कारोबार कर रही है, कैसा फ्यूचर रह सकता है। लेकिन जो मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म वाले हैं तो वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद यहां पर अपना डिसीजन लें, और उसके बाद दोस्तों कल लिस्टिंग डे में आप दोस्तों अपना अपडेट ले सकते हैं। तो ये थे दोस्तों इस आईपीओ को लेकर कुछ बड़े अपडेट जो आपके साथ डिस्कस किए गए हैं। लेकिन जो भी बड़े अपडेट होंगे इस आईपीओ को लेकर वो आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर बता दिए जाएंगे। तो आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखें।